हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो विजनर्स मैगजीन है उसमें अक्टूबर मंथ में आपको सिक्योरिटी वाले सेक्शंस को शुरू करने जा रहा हूं और मैं आपको सिक्योरिटी वाला सेक्शंस जो है वो पढ़ाऊंगा। ये जो सेक्शन है वो आपके मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिहाज से इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रीलिम्स से पूछी जाती हैं, वो सभी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, ये जो पोर्शन होता है वो स्पेशली मेंस के लिए ही बना है और मेंस के सिलेबस में ही इंटरनल सिक्योरिटी जो है GS3 में वो आपका है। ठीक है, तो अपने पहले टॉपिक पे शुरू करते हैं, अलगाववाद, सेपरेटिज्म। ठीक है, तो किसने बोला? भारत के विदेश मंत्री ने। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाला बात क्या है? विदेश मंत्री। विदेश मंत्री ने अलगाववाद और संगठित अपराध के बीच में जो बढ़ती साठगांठ है उस पर नजर रखने का सुझाव दिया। ध्यान देना है कि आपको विदेश मंत्री ने कहा है, गृह मंत्री ने नहीं कहा या रक्षा मंत्री ने नहीं कहा। ठीक है, विदेश मंत्री ने कहा है। इसका मतलब यह है कि जो अलगाववाद है और संगठित अपराध है वो कहीं ना कहीं अब इसका पैर और इसका जो पैर पसार रहे हैं कहाँ तक? विदेशों तक ये पैर पसार चुके हैं और वहां से चीज़ों को अंजाम दिया जा रहा है। इसलिए जो है यहाँ पे विदेश मंत्री का स्टेटमेंट आया होगा अनुमानतः, पर हम अपने आर्टिकल में बढ़ते हैं आगे बिना किसी अटकलों को देखते हुए। ठीक है, तो अलगाववाद क्या है ये डिफिनेशन को आप नोट कर लीजिए। इस डिफिनेशन को आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। ये क्या होगा? अलगाववाद, अगर आप ये देखिएगा GS3 में सिलेबस में है आपका इंटरनल सिक्योरिटी, तो वहाँ अलगाववाद पे अगर सवाल बना है और बनने जाएगा तो वहाँ आपको क्या करना है, यहाँ से सीधे सीधे जो डिफिनेशन होगी 2 लाइन की ना, उसी को नोट कर लेना। कि सरल शब्दों में कहें तो क्या है? एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करना क्या है? अलगाववाद है। एक मतलब अपना अलग पहचान स्थापित करना, पहचान के साथ साथ क्या है? राष्ट्र, यानी कि एकदम अपना एक अलग जो है सरकार हो, वहाँ पे एक भूभाग हो, वो एक अलग हो, सेपरेट, वही एक अलगाववाद है। ठीक है, कई बार इसमें क्या है, एक अलग और स्वतंत्र राष्ट्र या निर्माण या मौजूदा राष्ट्र के साथ क्या है, संबंधों को नए सिरे से निर्धारित करने की जो मांग होती है वो भी इसमें शामिल होती है। ठीक है, देश के कई राज्यों में, अलग अलग राज्यों में कई क्षेत्रों और समुदायों के बीच में क्या है, राष्ट्रों के बीच में संबंधों को फिर से तय करने की मांग उठती रही है। इस तरह की मांगों का क्या है, स्वरूप और उन्हें पूरा करने का जो तरीका वो अलग अलग है। इसे निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। पहला क्या है? उग्रवाद। अब अलगाववाद के अंतर्गत जो है बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो है उग्रवाद। अब इसको देख लेते हैं, उग्रवाद क्या है? यह क्या है? वर्तमान जो शासन व्यवस्था है ना, उसको उखाड़ फेंकना है, उसको चुनौती देने के लिए क्या है, प्रशासनिक या शासन के प्राधिकरण के खिलाफ क्या क्या जो संगठित अपराध, वो सशस्त्र विद्रोह होता है, वही क्या होता है? उग्रवाद होता है। यह आतंकवाद के विपरीत होता है। आतंकवाद के विपरीत उग्रवाद की आंदोलन क्या होता है? समानता होता है, समाज के एक वर्ग से प्रत्यक्षता या नैतिक समर्थन प्राप्त करना अनिवार्य होता है। ठीक है, इसमें अलगाववाद, आतंकवाद में कोई समर्थन प्राप्त करना अनिवार्य नहीं होता, बट यहाँ उग्रवादी आंदोलन के लिए क्या है कि समाज का जो एक वर्ग है ना, उससे डायरेक्ट और नैतिक समर्थन जो है उसको मिलना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। इसलिए क्या है कि इससे उग्रवादी क्या करते हैं, अपनी जो गतिविधियां होती है उसको सही ठहराने की कोशिश करते हैं और वैधानिक सत्ता यानी कि सरकार को चुनौती देते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए क्या है, मध्य और पूर्वी भारत में वैचारिक विद्रोह या माओवाद या नक्सलवाद। ठीक है, अब बात आती है कि अलग अलग राज्य की मांग के लिए कौन कौन सा आंदोलन। ठीक है, तो ये आंदोलन आमतौर पर 3 रूप धारण कर सकते हैं। एक है अलग राज्य के लिए आंदोलन। इसके तहत क्या है कि एक या एक से अधिक राज्यों से कुछ क्षेत्र को मिलाकर एक अलग राज्य बनाने की मांग की जाती है। स्वायत्तता के लिए आंदोलन। ठीक है, इसके तहत क्या है कि किसी एक क्षेत्र या एक से अधिक क्षेत्रों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मामलों में ऑटोनॉमस प्राप्त करने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लोगों की सामूहिक लामबंदी होती है। और जैसे उदाहरण के लिए आप देख लीजिए कि बोडोलैंड, कार्बी या दिमासा ने क्या है कि असम राज्य के भीतर स्वायत्तता प्राप्त कर ली है। कौन कौन? बोडोलैंड, कार्बी या दिमासा। ठीक है, अब आता है अलगाववादी आंदोलन। एक है सेसेशनिस्ट मूवमेंट। इसमें क्या है कि पूरी तरह से अलगाव के रूप में माना जाता है। इसमें क्या है कि अलगाववादी एक क्षेत्र के लोग क्या है, अपने एक देश से अलग होकर के संप्रभु जो देश है ना उसकी मांग कर, जैसे उदाहरण के लिए क्या है, ग्रेटर नागालैंड की मांग, नागालैंड में। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो मैं आप इसमें मुझे उम्मीद है कि कोई मतलब आपको कोई परेशानी तो होगी नहीं, आप इसको समझ गए होंगे, उग्रवाद को समझ गए होंगे, कैसे ये जो है आतंकवाद से विपरीत है। इसके बाद अलग से अलग राज्य के लिए आंदोलन के लिए क्या है, फिर स्वतंत्रता यानी ऑटोनॉमी के लिए क्या आंदोलन होता है, फिर एक अलगाववादी आंदोलन होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं आपने देख लिया। तो अब आता है कि अलगाववादी जो प्रवृत्तियां होती है ना, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उन्हीं फैक्टर्स की वजह से क्या है कि अलगाववादी प्रवृत्तियों में वृद्धि होती है। तो उन फैक्टर्स को देखेंगे कि कौन कौन से कारक होते हैं। ये आपके मेंस के सवाल का ये पोर्शन है, ये बन सकता है। इसमें क्या कि आर्थिक विकास में क्षेत्रीय जब असंतुलन होता है तो वो क्या होता है
कि अलगाववादी प्रवृत्तियों में वृद्धि के लिए सबसे जिम्मेदार कारक के रूप में होता है। जैसे स्वतंत्रता के बाद से क्या हुआ कि जो भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र है वो विकास की दृष्टि से एकदम क्या हुआ, उपेक्षित रहा। इसमें क्या हुआ कि जो वहाँ के लोग हैं ना वो अपने आप को देश के साथ जोड़ नहीं पाए, आर्थिक क्रियाओं में संलग्न नहीं हो पाए और अर्थव्यवस्था में उनकी जो योगदान है वो कहीं ना कहीं जिस अनुरूप से जो मुख्य भारत का जो, यानी मुख्य भारत इन द सेंस की, मुख्य भारत गलत शब्द होगा, जो जब पश्चिमी और पूर्वी और जो उत्तरी जो क्षेत्र है भारत का, इसमें पूर्वी को छोड़ करके जो अन्य जो क्षेत्र है तीनों देशों के, उनका जितना योगदान है उतना पूर्वी क्षेत्र का योगदान नहीं रहा है। तो ये जो है बहुत बड़ा कारक हो जाता है, क्योंकि आर्थिक विकास में जो है ये क्षेत्रीय असंतुलन कहीं ना कहीं अलगाववाद की भावना को पनपने की सबसे मूल वजह होता है। ये क्या होता है, मूल वजह होता है, ठीक है, मूल वजह। अब आप देख लीजिए इसमें कि सांस्कृतिक पहचान, अब नागालैंड के मांग के पीछे क्या है, अलग संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संरक्षण का तर्क दिया जाता है। माने कि जो सांस्कृतिक जो पहचान होती है वो कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत बड़ा कारक होती है, फैक्टर्स होती है जो होती है वो अलगाववाद को पनपने के लिए। ऐतिहासिक कारण भी देख सकते हैं, जैसे क्या है कि स्वतंत्रता के बाद मिजोरम में हुए अलगाववादी आंदोलन का कारण क्या था कि कुछ मिजो लोगों का क्या है मानना था कि कभी भी ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं थे, इसलिए वो भारतीय संघ से संबंधित नहीं थे, ठीक है। ऐसा भी जो है ये माना जाता है। देश के प्रति विश्वास में कमी भी होता है, इसी बात को लेकर जनता में संशय बन जाती है कि देश या राज्य उनके जीवन या संपत्ति की रक्षा करने में सक्षम है या नहीं। जैसे कि जो अब पश्चिमी अफ्रीकी देशों में देख लीजिए, जैसे कि माली देख लीजिए, गिनी है, बुर्किना फासो है, ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ की जो सरकारें हैं वो अपने नागरिकों की रक्षा करने में असमर्थ हैं, इसलिए जो है वहाँ के लोग जो है अनेक अलग राज्य की, अलग स्टेट की मांग कर रहे हैं, कंट्री की मांग कर रहे हैं, ठीक है। विदेश नीति, अब जैसे विदेश नीति भी कहीं ना कहीं अलगाववाद को पनपने में जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। जैसे यूक्रेन के कुछ लोगों का विश्वास है कि यूरोपीय संघ और नाटो में शामिल होना चाहिए, जबकि अन्य लोग क्या है रूस के साथ जुड़ाव पर बल देते हैं। तो ये भी सब दिक्कतें हैं। और अंतर्राष्ट्रीय और वित्तीय सहायता, ये जो यूक्रेन वाला मामला है तो पूरा विदेश नीति का फेल्योर भी तो है एक तरह से, डिफेंस तो अलग आता है, विदेश नीति का पूरा फेल्योर था यहाँ पे, ठीक है। इसी कारण से अलगाववाद की भावना भी जो यहाँ पे पनपी और युद्ध अभी भी चल रहा है। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय और वित्तीय सहायता। कई अलगाववादी को जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से वैचारिक और वित्तीय समर्थन मिलता है, इसलिए जो है अलगाववाद की तरफ ये लोग झुकते जाते हैं। तो अभी क्या होती है, इससे समस्याएं क्या होती हैं। जो अलगाववादी आंदोलन होता है तो ठीक है, पर इससे समस्याएं क्या हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय और वित्तीय सहायता, ठीक है। मुख्य चिंताएं क्या हैं, ये क्या होता है कि कई तरह जो है कि कई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्या करते हैं, इस तरह के अलगाववादी आंदोलन को वैचारिक रूप से और वित्तीय रूप से जो है समर्थन देते हैं। जैसे नागालैंड आंदोलन में ऐसा देखा गया है, चाइना भी इस तरह के लोगों में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। कि संगठित अपराध से संबंध, ये क्या होता है कि जो अलगाववादी होते हैं वो कहीं ना कहीं जो आंदोलन होगा ना अपना अलगाववाद का, उसको फाइनेंस करने के लिए नशीली दवाओं का व्यापार करेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, अवैध हथियारों का प्रवास, ये अवैध हथियारों का भी व्यापार करेंगे। इसके साथ साथ क्या करते हैं कि ये जो है मादक पदार्थों की देश में तस्करी का भी कार्य करते हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं जो है मानव व्यापार का कार्य करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है इसको आप ऐड कर सकते हैं, जो चीज़ें यहाँ छूटी हुई हैं। इससे क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक समझ जो है बाधा पैदा कर सकते हैं। कनाडा के मामले में से देखा गया है, जहाँ पे जो है कैसे, क्योंकि कनाडा की समझ लीजिए पूरे राजनयिकों को वापस कर दिया गया। किस लिए, वहाँ पे जो है सिख, जो अलग सिख राज्य की जो मांग करे खालिस्तानी आतंकवादी था, उसी के समर्थन में कनाडा जो है उतर आया। और कहीं ना कहीं जो है भारत के जो है भारत पर इसने आरोप लगाया। भारत अभी विवाद मैंने बताया था ना IR में, इंटरनेशनल रिलेशन वाले जो क्लास में मैंने बताया था, पूरा कनाडा वाला मामला, ठीक है। तो उस पूरा विदेश नीति समझ लीजिए कि वहाँ पे अब एक तरह से रसातल पे चली गई, एकदम धरातल पे चली गई। और दोनों देशों के बीच में संबंधों में सबसे निम्नतम स्तर की गिरावट जो है वर्तमान में आ गई है। अब देखते हैं कि क्षेत्र में अस्थिरता है। इस आंदोलन में क्या है कि अक्सर राज्य और क्षेत्र के खिलाफ लोगों की जो है हिंसा के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि अलगाववादी आंदोलन और अन्य क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रति भारत का दृष्टिकोण क्या है, तो लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत। भारत ने क्या किया है, दमन के बजाय जो है लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत करके अनेक क्षेत्रीय आकांक्षाओं का समाधान भी किया है और साथ साथ जो है उन लोगों का सम्मान भी किया है। अभी हाल ही में जो है मिजोरम में शांति बनाए रखने के लिए मिजोरम समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। अन्य जो है बहुत सारे जो है ये क्या किए गए, हस्ताक्षर पूर्वोत्तर में अभी सरकार जो है वर्तमान में मोदी सरकार वो कर रही है और वो सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंट भी हो गए हैं। सत्ता में भागीदारी, कई बार क्षेत्रीय समूहों और दलों को क्या सत्ता में भागीदारी दी गई ताकि उनका सामूहिक विकास भी हो। पिछड़े क्षेत्रों का विकास, यानी पर्याप्त अवसंरचना और संसाधनों तक सीमित पहुंच वाले क्षेत्रों के संधारणीय विकास के लिए विशेष ध्यान दिया गया है तथा योजनाएं बनाई गई, जैसे कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, 100 डिस्ट्रिक्ट्स में ये लगाया गया। अभी मैं कल जो है आर्टिकल, एक न्यूज़ आर्टिकल था वो मैंने शेयर किया था टेलीग्राम पे। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी फॉर IAS PCS,
वहाँ पे मैंने एस्पिरेशनल डिस्क्रीट प्रोग्राम था, उस पर यूपी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ थी, तो वो यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस तरह जो भी कुछ होता है वो मैं आपको भेजता रहता हूँ, ठीक है। अब आप बताइए कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कब चालू किए गए थे, थोड़ा सा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। संविधान का लचीलापन, संविधान में क्या है कि कुछ राज्यों और क्षेत्रों की विशेष स्थिति के चलते उन्हें शासन संबंधी स्वायत्तता के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं, जैसे कि 6वीं अनुसूची विभिन्न जनजातियों क्या है स्वायत्त तरीके से उनकी प्रथाओं और प्रथागत कानूनों को संरक्षित करने की जो है अनुमति देती है। और बल प्रयोग, जैसे कि क्या है कि शांति बनाए रखने के लिए भारत क्या करता है, कभी कभी बल प्रयोग भी करता है, जैसे कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के खिलाफ बल प्रयोग किया गया, खालिस्तानियों के खिलाफ बल प्रयोग करती है सरकार, कभी कभी बल प्रयोग इन द सेंस कि उन्हें सजा देती है या फिर उन्हें मार देती है। ये भी सब चीज़ें होती हैं जो है कहीं ना कहीं अपने जो क्षेत्र की रक्षा करने के लिए जरूरी होता है, लोगों की रक्षा करने के लिए जरूरी होता है। तो सरकार जो है अपने आवश्यकता अनुसार जो है भारत की सरकार का अपना दृष्टिकोण है वो बदलती रहती है, और ये दृष्टिकोण है भी कि वो लोकतांत्रिक तरीके से जो है चीज़ों को सम्मानित तौर पर सम्मान करके उनको समाधान करती है, ठीक है। अब आता है भारत का आतंकवाद रोधी दृष्टिकोण, इंडियाज एंटी टेररिज्म अप्रोच। इस पे एक आर्टिकल है, इस आर्टिकल को हम लोग कवर करेंगे। इसके साथ साथ जो है हम लोग पढ़ेंगे एनआईए के बारे में। एनआईए को पढ़ने के बाद हमारा ये आर्टिकल कंप्लीट, और सिर्फ एक आर्टिकल दिया हुआ है वो हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा पूरा मैगजीन, ये एक सिक्योरिटी वाला सेक्शन, ठीक है। तो आतंक रोधी जो दृष्टिकोण है भारत का वो क्या है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने एनआईए द्वारा आयोजित आतंक रोधी सम्मेलन को संबोधित किया। इसमें उन्होंने न केवल आतंकवाद से निपटने बल्कि इसके पूरे इकोसिस्टम को समाप्त करने को बल दिया। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, गृह मंत्री ने आतंकवाद से निपटने के लिए कुछ उपाय भी दिए। तो उन उपायों ने किसने दिया, गृह मंत्री ने दिया है। तो भारत का दृष्टिकोण होगा वो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये आप चीज़ें अगर मेंस में लिखेंगे अपने आंसर्स में, ये चीज़ें आप सीधे सीधे समझिए मेंस का सवाल है ये, ठीक है। ये मेंस का सवाल है। यहाँ सवाल बन सकता है कि भारत के आतंकवाद रोधी दृष्टिकोण का विवेचना करते हुए भारत उसके समक्ष आने वाली चुनौतियों का वर्णन कीजिए। सवाल बन गया, ऐसे ही सवाल बना हुआ है। आप पीवाईक्यू उठाकर देखिए, आतंकवाद पे सवाल कितनी बार बना है, हर बार बनता है, ठीक है। तो आतंकवाद से निपटने के लिए भारत का दृष्टिकोण क्या है, आप देखिए कानूनी फ्रेमवर्क। तो भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए प्रमुख कानून कौन कौन से हैं, एक है यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। फिर एक है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। अच्छा, इसके लिए कानून को लागू करने के लिए जो एजेंसी कौन सी समर्पित है, एनआईए। भारत में क्या करती है, आतंक रोधी कानून प्रवर्तन संगठन के रूप में कार्य करने वाली प्रमुख एजेंसी है। रॉ, आईबी और ये जो अन्य राज्य की पुलिस सेवाएं हैं इसमें सहयोग देती हैं, ठीक है। आतंकवाद के फाइनेंस को रोकना क्या है, भारत निम्नलिखित संगठनों का सदस्य है, एफएटीएफ का सदस्य है, एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का सदस्य है, यूरेशियन ग्रुप का भी भारत क्या है, सदस्य है। काउंटरिंग जो है वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, अब ये क्या है, हिंसक उग्रवाद की रोकथाम। केंद्रीय गृह मंत्रालय हिंसक उग्रवाद से निपटने वाला क्या है, प्रमुख मंत्रालय है। इंपॉर्टेंट बात है कि हिंसक उग्रवाद से निपटने का प्रमुख मंत्रालय कौन सा है, केंद्रीय गृह मंत्रालय है, न कि रक्षा मंत्रालय, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। लोगों का विश्वास जीतना है, कट्टरता की संभावनाओं को कम करने के लिए सरकार क्या कर रही है, अनेक पहल करती है, जैसे विकासात्मक पहल कर रही है, जैसे कि सिविक एक्शन प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ प्रीलिम्स, अब आता है आपको प्रीलिम्स के लिए चीज़ें, ये देख लीजिएगा कि जो केंद्रीय गृह मंत्रालय हिंसा उग्रवाद से निपटने के लिए प्रमुख मंत्रालय है, ये स्टेटमेंट में भी बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ गृह मंत्रालय देकर आपको रक्षा मंत्रालय दे सकता है, तो आपको बच के रखना है इसमें, ठीक है, गलती नहीं करना है। सिविक एक्शन प्रोग्राम, ये देखना है सिविक एक्शन प्रोग्राम क्या कि सरकारी सुरक्षा बल इस तरह के कार्यक्रम के जरिए स्थानीय आवश्यकताओं और स्थितियों के अनुसार क्या करते हैं, कुछ सिविक गतिविधियां करते हैं। जैसे क्या है कि चिकित्सकीय सेवाओं का शिविरों का आयोजन, स्वच्छता अभियान, खेलों का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, निःशुल्क परामर्श, मुफ्त दवा वितरण, मतलब इनका मानवीय चेहरा आ सके सामने, ठीक है, ये बात है। और मैं पुलिसिंग पे एक बहुत सारा आर्टिकल भी लिख चुका हूँ, तो पुलिसिंग पे मैं एक आर्टिकल शेयर करूँगा, मैंने लिखा हुआ था दैनिक जागरण के लिए, और वो राष्ट्रीय संसद में था, मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूँगा, उसको पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। उड़ान योजना, इसका उद्देश्य क्या है कि कौशल विकास के जरिए जम्मू कश्मीर में युवाओं की क्षमता का निर्माण करना, ठीक है। तो उड़ान योजना, ठीक है, इसका उद्देश्य देख लीजिएगा, ये उड़ान योजना दूसरी है, ठीक है। तो अब इन चीज़ों को आप ध्यान रखे रहिए प्रीलिम्स के लिए भी। अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग, भारत ने क्या है कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी मंचों पर क्या है प्रभावी भूमिका निभाई है। भारत ने इन मंचों के जरिए क्या किया है, आतंकवाद रोधी बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया है, यानी कि कई लोगों के बीच में जो है इन्होंने, भारत ने जो है अपने पक्ष को रखा है और मजबूती से रखा है, इस बात को लिए ध्यान देना आपको। 1996 में क्या है, भारत ने पहल करते हुए
अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पे व्यापक अभिसमय, यानी कि जो है एक ओवरऑल कन्वेंशन पे क्या क्या मसौदा तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए व्यापक कानूनी फ्रेमवर्क जो है प्रदान करना। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद क्या है कि जो एनआईए की भूमिका है उसको आतंकवाद का मुकाबला करने में, उसको हम विस्तार से देखेंगे अगले वाले में। हालांकि क्या है कि आतंकवाद के प्रति जो मौजूद दृष्टिकोण उसको बदलने की आवश्यकता क्यों है, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं कि क्यों है। तो संगठन से प्रत्यक्ष तौर पे बिना जुड़े भी आतंकवादी गतिविधियों को जो है अंजाम देना। पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है कि आतंकवादी क्या करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न देशों में जो है जो समान विचारधारा वाले जो समूह होते हैं या व्यक्ति होते हैं उनके जरिए जो है आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देते हैं। इसके चलते क्या है कि कुछ जैसे लोन उल्फ हमले में वृद्धि होती है। लोन उल्फ हमला आपको नहीं पता हुआ मैं बता रहा हूँ कि लोन उल्फ हमला वो हमला होता है जिसमें क्या है कि जो व्यक्ति वो मतलब उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता पहले, या वो टेररिस्ट है या उग्रवादी है या अलगाववादी है या फिर जो है वो कि कोई अपराधी है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। वो एक साधारण सा व्यक्ति वो क्या करता है, आकर के पब्लिक प्लेस पे अचानक से वो हमला कर देगा। और वो हमला ऐसा नहीं कि वो छोटा मोटा हमला हो, मतलब 1-2-4 लोगों ने, वो बड़ा हमला भी हो सकता है, या फिर वो जो है अपने आप को बम से उड़ा ले, किसी को चाकू मार दे, 10-20 लोग गोली मार दे। इस तरह के हमले जो हैं वो लोन उल्फ जो हमले हैं वो लगातार अब बढ़ रहे हैं। यूरोप में या अन्य देशों में आप देखेंगे लोन उल्फ हमलों में लगातार बढ़ोतरी होती आई है। इसके बाद देखते हैं हथियारों की जो बदलती प्रकृति। कुछ आतंकवादी समूह अब रासायनिक, जैविक और रेडियोलॉजिकल या परमाणु सामग्रियों का उपयोग करने की क्षमता हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी का प्रयोग, आतंकवादी क्या है, अब सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो प्रगति हुई उसका आप क्या कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं। इसके चलते क्या है कि साइबर हमले का जोखिम भी जो है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। आतंकवाद हेतु धन जुटाए जाने के तरीके में बढ़ोतरी हुई है। क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट बढ़ रही हैं, और क्राउड फंडिंग और वेबसाइट के जरिए जो है इसमें धन बटोरा जा रहा है, धन को जो है इकट्ठा किया जा रहा है। ऐसी गतिविधियों और उनकी संख्या और विविधता को देखते हुए क्या है कि पता लगाना चुनौतीपूर्ण होता है। होस्ट कहीं और होता है, सर्वर कहीं और होता है, देने वाले कहीं और होते हैं, जमा कहीं और होता है। इसके बीच में जो है बहुत दिक्कतें अब वर्तमान के समय में आ रही हैं। वैश्विक स्तर पर क्या है कि अभी भी आतंकवाद की जो है एक सर्वसम्मत परिभाषा है, उसकी अभाव है। वैश्विक स्तर पर क्या है, आतंकवाद की परिभाषा को लेकर के सम्मति रही है, सर्वसम्मति है ही नहीं। इसके परिणाम स्वरूप क्या है कि आतंकवाद की जो सार्वभौमिक रूप से जो स्वीकृत परिभाषा उसका अभाव अभी भी बना हुआ है। अन्य संगठित अपराधों से साठगांठ ये क्या है कि आतंकवादी गतिविधियों और नकली वस्तुओं के उत्पादन और व्यापार, वनस्पति और जीवों संबंधित अवैध अपराध, मादक पदार्थों का तस्करी के बीच में गठजोड़ क्या भारत के लिए नई चिंताएं पैदा कर रही हैं। फिक्की की एक रिपोर्ट माने तो मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद क्या है, परस्पर रूप से संबंधित है। अलग अलग एजेंसियों के बीच में सहयोग का अभाव भी है, बहुत ये रियल बात है, क्योंकि क्या है केंद्र और राज्य स्तर पर अलग अलग आतंकवाद रोधी मतलब ATS एंटी टेररिस्ट जो सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, और क्या है कि एंटी टेररिस्ट एजेंसीज होती हैं, सीमित सहयोग होता है, डेटा का आदान प्रदान, इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा स्तर पे सहयोग का अभाव होता है। 2008 का जब आप हमला देखिएगा, 2008 का, वो कहीं ना कहीं सेंट्रल स्टेट और अन्य एजेंसियों के बीच में तालमेल और समन्वय सामंजस्य का ही फेल्योर था, ठीक है, वरना इतना बड़ा हमला नहीं हो पाता। बहुत बार ऐसी बार होती है कि अभी जो पुलवामा का हमला हुआ, उरी का अटैक हुआ, सब इसमें कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य के बीच में एजेंसियों में तालमेल में कमी हुई। इंटेलिजेंस इनपुट मिलने के बावजूद भी क्या होता है, कई बार चीज़ें जो है नेगलेक्ट की जाती है, तो वहाँ पर हमला हो जाता है, ठीक है। कानूनी और न्याय प्रणाली में देरी व जटिलताएं भी जो है ये एक बहुत बड़ा कारण है। आगे की राह में हम देखते हैं कि आगे की राह में क्या है कि सम्मेलन में सुझाए गए प्रमुख उपाय क्या है कि एनआईए के तहत सभी राज्यों के लिए आतंकवाद रोधी एक मॉडल संरचना तैयार करनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को अधिक सफल बनाना चाहिए। इसके लिए क्या है कि सभी जो एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज है उसको आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में डेटाबेस के बहुआयामी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए भारत ने निम्नलिखित डेटाबेस वर्टिकल तैयार किए हैं। अब कौन कौन से डेटा जो बेस वर्टिकल है, अब सम्मेलन में कौन कौन से सुझाव दिए गए हैं, इन सब सुझावों को, ये नवीन सुझाव हैं, ये सुझाव कहीं किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगे। इसको आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट रख के, और इसको आपको क्या करना है, जब आप मेंस दीजिएगा, जब आपको मेंस देने का मौका मिले, प्रीलिम्स आप अच्छे से पढ़िए, प्रीलिम्स हो जाएगा, प्रीलिम्स में टेंशन नहीं है। आप मैगजीन को फॉलो कर रहे हैं, रिसोर्स को आप बार बार पढ़ रहे हैं, प्रीलिम्स आपका बिल्कुल 100% हो जाएगा। तो आप जब मेंस दीजिएगा ना, तो इस मेंस में इस चीज़ को इंक्लूड करिएगा। वो कोई नहीं लिखेगा, वो आप लिखेंगे, ठीक है। मेंस 365 में यही चीज़ आएगी, फिर दोबारा लिख के रखिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा, यही चीज़ होगी।
तो क्या है कि सम्मेलन में कौन कौन से उपाय को सुझाया गया, तो एनआईए के तहत क्या है कि सभी राज्यों के लिए आतंकवाद रोधी एक मॉडल की संरचना तैयार की जानी चाहिए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को अधिक सफल बनाना चाहिए। इसके लिए सभी एटीएस को क्या है, एंटी टेररिज्म एजेंसीज को क्या है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में डेटाबेस के बहुआयामी और एआई आधारित उपयोग को जो है बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए भारत ने डेटाबेस वर्टिकल भी तैयार कर लिए हैं। कौन कौन से हैं, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम नाफिस, नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को अफेंडर्स, ठीक है, नीड आनो, और नेशनल डेटाबेस ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग अफेंडर्स। इस सब मामलों क्या है कि इन सारे डेटाबेस वर्टिकल का उपयोग क्या होगा, आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए किया जा सकेगा। केंद्र और राज्य की एजेंसियों के बीच में बेहतर सहयोग सुनिश्चित होने के लिए राज्य की सभी एंटी टेररिज्म एजेंसीज में एक समान हायरार्की और मानक संचालन की प्रक्रिया होनी चाहिए। ये जो बातें हैं वो सम्मेलन में बताई गई हैं, और कुछ अन्य बातें भी हैं, उनको भी हमें देखना जरूरी हो जाता है। तो क्या है कि एनआईए को, आतंकवादी रोधी दस्ते को और स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ को आतंकवाद के जो स्वरूप है उसको बदलते स्वरूप को ध्यान में रखकर लीक से हटकर सोचना चाहिए, और इसके लिए नवीन उपाय करने चाहिए। जैसे क्या है कि आतंकवादियों द्वारा युवाओं लड़कों को फंसाने के लिए जो इस्तेमाल किए जाने वाले जो मॉडर्स अप्रेंडी है, यानी कि जो तरीका है, उसका अध्ययन करने के लिए एनआईए को क्या है कि बीपीआरडी की मदद लेनी चाहिए, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो को मदद लेना चाहिए, वैश्विक स्तर से लेकर जमीनी स्तर तक सहयोग करना चाहिए, देश के अलग अलग राज्यों के साथ क्या है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी शामिल होना है, एक साझा प्रशिक्षण मॉड्यूल को तैयार करना चाहिए ताकि आतंकवाद का मुकाबला करने की कार्यप्रणाली में एक रूपता लाई जा सके। अन्य उपाय क्या है कि अन्य संगठित अपराधों के साथ क्या है आतंकवादियों के जुड़ाव पर ध्यान देना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए क्या है ऑपरेशन ध्वस्त। ऑपरेशन ध्वस्त है, ये किसने चलाया था, एनआईए ने चलाया था। पंजाब और हरियाणा पुलिस के साथ समन्वय करके आतंकवादी गैंगस्टर ड्रग्स और हथियार तस्करी के गठजोड़ को तोड़ने के लिए, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं बोल रहा हूँ प्रीलिम्स और वन डे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी अभी आज ही जो है बिहार एसआई का पेपर चला था, मेरे पास अनायासी पेपर आ गया, मैंने पेपर देखा है, ठीक है। उसमें देखा ऑपरेशन गरुड़ पूछा था, ऑपरेशन गरुड़, ये मैंने मैगजीन में कराया हुआ जून में, जुलाई में शायद कराया मैंने। ये सीबीआई से संबंधित है, सीधे पूछा था किससे संबंधित है, सीबीआई से। उसी तरह से ऑपरेशन ध्वस्त को पूछ सकता है कि किससे संबंधित है, सीधे जो है ये किससे है, एनआईए से, ठीक है, ये एनआईए से संबंधित है। तो आप देखिएगा कि एनआईए ने पंजाब और हरियाणा पुलिस का क्या मिल करके आतंकवादी गैंगस्टर और ड्रग्स हथियार तस्करी को गठजोड़ को तोड़ने के लिए छापेमारी की थी, ऑपरेशन ध्वस्त, ठीक है। ऑपरेशन ध्वस्त को एकदम टिक मार लीजिएगा आप लोग प्रीलिम्स के लिए, और इसको नोट कर लीजिएगा। पड़ोसी देशों के साथ सहयोग करना है। विदेशी मामलों पर क्या है, संसद की जो अस्थायी समिति ने क्या किया, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए साझा मंच को स्थापित करने की सिफारिश की है कि सभी देश जो है, जो पड़ोसी देश हैं वो हमारे एक क्या कह रहे हैं कि एक साझा मंच बनाएं, और सिर्फ वो साझा मंच क्या आतंकवाद से संबंधित मामलों की जाँच करने के लिए हो। डिजिटल इकोसिस्टम की सुरक्षा को मजबूत किया जाए। जैसे क्या है कि साइबर स्पेस को बढ़ते महत्व और डिजिटल इकोसिस्टम के महत्व बढ़ते महत्व के कारण क्या है कि इसे अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाना और बेहतर बनाना आवश्यक है। ऐसे में एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा कि साइबर सुरक्षा हेतु क्या है ऑस्ट्रेलिया की एसेंशियल 8 जैसी रणनीति पर आगे बढ़कर विचार कर सकते हैं। ये चीज़ को आप नोट करिएगा, किसके लिए, मेंस के लिए लिखिएगा आप लोग मेंस में। ये मेंस में लिखेंगे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट देगा, यही वैल्यू एडिशन है, यही आपका वैल्यू एडिशन होता है, ठीक है। हमारे लोकतंत्र को भीतर से मजबूत करना, यानी लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करके सरकार क्या है नागरिकों पर विश्वास और सहयोग क्या कर सकती है, हासिल कर सकती है। हम आते हैं अपने एनआईए पे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग न्यूज इन शॉर्ट्स पढ़ेंगे और हमारा ये सिक्योरिटी वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो एनआईए के बारे में देखते हैं। तो एनआईए का गठन क्या है, 2008 में किया गया था। इसे 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमला जो हुआ था ना, उसके बाद से एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम यानी कि एनआईए एक्ट के 2008 के तहत इसको स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य क्या था कि फोकस कार्यबल के साथ क्या करें, राष्ट्रीय स्तर पे आतंकवाद का मुकाबला करें और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी जांच में बेहतर मानक स्थापित करने के लिए इसको बनाया गया। किसके अंतर्गत आती है एनआईए, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है एनआईए आती है। ये राज्यों से क्या करती है, अनुमति नहीं लिए बिना भी राज्यों में आतंकवाद संबंधी अपराधों से निपटने का इसको अधिकार है। अब आपको बताना है, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, इसमें देखिएगा। पहला हो गया सीबीआई, दूसरा हो गया ईडी, तीसरा हो गया एनआईए, ठीक है। इसमें से कितने जो है
जो संगठन ऐसे हैं, किन किन संगठनों को जो राज्यों में कार्रवाई करने के लिए राज्यों से परमिशन लेने की आवश्यकता होती है, थोड़ा कमेंट करिए इसको। ये सवाल यूपीएससी बन सकता है भाई, इसमें यूपीपीएससी में भी बन सकता है, तो इसमें आपको कमेंट जरूर करना है। और आई थिंक मैंने सीबीआई भी पढ़ाया है, ईडी भी पढ़ा दिया है, और एनआईए को भी आज हम लोग देख रहे हैं। तो किसमें ये सब में बताया गया है कि राज्यों में कार्रवाई करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, किसमें अनुमति लेनी पड़ती है, किसमें अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। तो थोड़ा इसको सिंपल सी चीज़ है, थोड़ा सा देखिएगा इसको, ठीक ना। कमेंट जरूर करिएगा कि किसको जो है राज्यों में कार्रवाई करने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी और किसको नहीं लेनी पड़ेगी, इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसे क्या है, राज्यों में जो है बिना राज्यों की अनुमति, तो एनआईए को समझ गया कि बिना राज्यों की अनुमति पर सीबीआई और ईडी को देखना है आपको, ठीक है। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी संशोधन अधिनियम 2019 में क्या है, एनआईए को भारत के बाहर जो है अधिसूचित अपराध है उसको भी जांच करने की शक्ति प्रदान कर दी गई है। तो 2019 में संशोधन हुआ था एनआईए में। मैंने ये आर्टिकल पढ़ा, इसमें बहुत सारे आर्टिकल भी देखा था, पढ़ा था, तो मुझे याद है कि उस वक्त बहुत विवाद हुआ था, परंतु ये बहुत अच्छा चीज़ था कि जो एनआईए को भारत से बाहर जो भी अपराध है उसको भी जाँच करने के लिए जो है ये शक्तियाँ मिल गई। तो आतंकवादी जो प्रयास है उसमें एनआईए की भूमिका क्या है कि राज्यों के साथ सहयोग करती है, त्वरित प्रभावी सुनिश्चित कार्रवाई को सुनिश्चित करती है। अगर मतलब जो जिस दर से जो एनआईए गिरफ्तार करती है, अगर दोषी पाए जाने का दर अधिक रहा तो क्या है कि जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी रेट जो होगी ना, मतलब कि जो ओवरऑल कन्विक्शन रेट जो हो जाएगी वो लगभग क्या होगी, वो आपका 94%, यानी कि जितने लोगों को एनआईए गिरफ्तार कर रही है वो अधिकतर दोषी हैं, तभी तो कन्विक्शन रेट इतना अधिक है। वरना कन्विक्शन रेट ही अन्य एजेंसियों का, ईडी का देख लीजिए सबसे कम एजेंसी का है, सीबीआई का सबसे कम है, ठीक है। ये लोग बहुत घटिया काम करते हैं। पर अगर वही एनआईए का देखिए, एनआईए जैसे अन्य एजेंसी एसटीएफ का देख लीजिए, उसका कन्विक्शन रेट बेहद हाई होता है, क्योंकि वो लोग जेन्युइन लोगों को गिरफ्तार करते हैं, जो अपराधी होते हैं, जिनका जो है हाथ होता है अपराध में, जो आतंकवादी होते हैं, अलगाववादी होते हैं, उग्रवादी होते हैं, राष्ट्र के खिलाफ गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। डेटा कलेक्शन, एनआईए को 7 क्षेत्रों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। कौन कौन से? मादक क्षेत्र, हवाला, हथियारों की तस्करी, नकली मुद्रा, बम विस्फोट, टेरर फंडिंग और आतंकवाद, इतने 7 को क्षेत्र हैं इसमें, 7। इसका डेटाबेस तैयार कर रही है एनआईए। पेशेवर तरीके से गहनता से जांच करती है, और वहां जांच करती है जहां साक्ष्य मिलना मुश्किल होता है। सतर्क और परिस्थितिजन्य उपायों के लिए क्या करती है, बहुत सारे जो है क्या करती है कि वो अन्य उपाय भी करते हैं, जैसे क्या कि जम्मू कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर के खिलाफ कई सारे मामले एनआईए ने दर्ज किए और स्लीपर सेल को काफ़ी बेहतर तरीके से समाप्त किया है। ओवरग्राउंड वर्कर मतलब क्या होता है कि वो रहेंगे एकदम आम नागरिक की तरह रहेंगे, आम सिटीजन की तरह, लेकिन वो कार्य किसके लिए करेंगे, वो एकदम काम करेंगे किसके लिए, आतंकवादियों के लिए। वो उनको फंडिंग करेंगे, हो सकता है कि उनको जो है लॉजिस्टिक सेवाएं दें, लॉजिस्टिक यानी कि उसको खाने पीने रहने वगैरह ठहरने के लिए, या फिर काम करे से मतलब जैसे मान लीजिए जो पुलवामा में हमला हुआ, या हाँ पुलवामा में हमला हुआ, तो उसमें जो आईडी ले गया था, जो बम विस्फोट था, वो काफ़ी दिनों तक था, ये ओपन में है, काफ़ी दिनों तक बाहर वो ट्रेवल करता रहा। जो गाड़ी थी वो तो भारत की थी ना, तो गाड़ी तो थी, वो कौन देने वाला था, जो व्यक्ति दिया होगा वो कहीं ना कहीं वो ओवरग्राउंड वर्कर ही था, वो सब कोई पहले से पहचान नहीं था। ये बात एनआईए जांच में शामिल आई थी। तो एनआईए ने जम्मू कश्मीर में इसको बहुत अच्छा कार्य करके काफ़ी अच्छे तरीके से इसको समाप्त किया है। अभी जो है जो अन्य सुर्खियाँ थी क्या थी कि फिक्की ने हिडन स्ट्रीम, अवैध बाजार, वित्तीय प्रवाह, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच में शीर्षक के इस नाम से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया कि 122 देशों में अलग अलग अवैध गतिविधियों से जुड़ी पहलुओं की जांच की गई। इसमें संगठित अपराध करने वालों, अवैध आर्थिक गतिविधियों के बीच में गठजोड़ को उजागर किया गया। इसमें जो अवैध आर्थिक गतिविधियों में कौन कौन शामिल है, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली करेंसी का कारोबार, हथियार, नस्ली दवाओं की तस्करी, आतंकवाद और अन्य संगठित अपराध इत्यादि इसमें शामिल हैं, ठीक है। जो प्रमुख बिंदु रिपोर्ट के क्या थे उसमें देख लेना है कि यूएन का अनुमान था कि मतलब जो मनी लॉन्ड्रिंग का वैश्विक मूल्य है वो पूरी जीडीपी के 2 से 5% तक जा सकता है, ठीक। अब क्या है कि जो रिपोर्ट में भारत से संबंधित जो मुद्दे हैं उस पर क्या है कि ड्रग्स और अपराध पे यूएन कार्यालय की माने तो भारत में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी राशि कितनी है, 159 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जो राशि है वो भारत में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी है, ठीक है। वैश्विक संगठित अपराध सूचकांक 2021 में विश्व के 122 देशों में क्या है, संगठित अपराध के लिए औसत बेंचमार्क 5.2 था, और भारत का जो है स्कोर क्या है, वैश्विक औसत से कम था, यानी 4.3 था, ठीक है।
भारत में जो राजस्व खुफिया निदेशालय है, ठीक है, राजस्व खुफिया निदेशालय जो है भारत में, वो क्या कर रहा है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई जो है वो क्या करती है, शुल्क चोरी के जो है भारत ने मतलब 438 मामले दर्ज किए, जो कि काफ़ी अच्छा मतलब परसेंटेज 2021 की 2021 की तुलना में। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के प्रचार के चलते क्या है कि नकली वस्तुओं के उत्पादन और व्यापार को बढ़ावा मिला है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि 2021 में लगाए गए अनुमान के अनुसार क्या है कि देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग भागों में हिंसा के चलते 1.17 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान भी हुआ है। मुख्य सिफारिशें क्या है कि भारत में इन खतरों को निपटाने के लिए जो है इसमें रिपोर्ट में सिफारिश की कि 6C को अपनाया जाए। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको ये देखिएगा, अब मेंस में अगर मौका मिले तो जो है अगर हमें आतंकवाद और संगठित अपराध, अवैध बाजार या अलगाववाद से अगर कुछ मिल जाए, ठीक है, तो उसमें आपको लिखिएगा कि फिक्की के जो रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, हमें इसमें 6C को अपनाना जरूरी होता है, ठीक है। इस तरह लिखिएगा कि इसमें कौन कौन से होगा, तो कॉग्निजेंस ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम अंडर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, विनियामकीय फ्रेमवर्क के तहत आतंकवाद और संगठित अपराध का संज्ञान लेना, कंटिन्यूअस एंड क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज, अवैध प्रवाह का जो धन हो रहा है उसमें सतत और बारीकी से मूल्यांकन करना, सेंट्रल नोडल एजेंसी फॉर ग्रेटर कोऑर्डिनेशन के लिए मतलब एक बेहतर समन्वय के लिए एक सेंट्रल नोडल एजेंसी बनाना, जागरूकता पैदा करना, उपभोक्ताओं की प्राथमिकताएं बदलना, व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, कम्बैट ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और समन्वय देना, कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन एट द इंटरनेशनल लेवल, इन सारी चीज़ों को इसमें अपनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं हम न्यूज इन शॉर्ट्स पे, सबसे इंपॉर्टेंट है ये सब प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो आपको देखना है कि जो इंडियन एयरफोर्स है, न्यू इंडियन एयरफोर्स फ्लैग को डिजाइन किया गया है। भारतीय वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ के अवसर पर इंडियन एयरफोर्स के नए ध्वज को प्रतीक का अनावरण किया गया। इसमें नए ध्वज में क्या है, ऊपरी कोने में वायुसेना का क्रेस्ट शामिल है। इसमें क्या है कि IAF के क्रेस्ट के शीर्ष पर क्या है कि जो है राष्ट्रीय प्रतीक अशोक सिंह जो है उत्कीर्ण है, नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ठीक। अशोक सिंह के नीचे क्या है, एक आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे एक बाज भी है, मतलब अशोक सिंह आप देख रहे हैं इसका बाज भी है, ठीक, जो भारतीय वायुसेना का युद्ध कौशल दर्शाएगा। हल्के नीले रंग का एक वलय जो है वो क्या है, हिमालयी बाज को जो है घेरा हुआ है। ये कौन बाज है, हिमालयी बाज है, इसको घेरा हुआ है, जिस पर भारतीय वायुसेना लिखा हुआ है। इसका आदर्श वाक्य नभम अस्पृशम दीप्तम, ठीक है, इसको भी लिखा गया है देवनागरी में अच्छे सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। यह आदर्श वाक्य किसमें लिखा गया, भगवत गीता के जो अध्याय 11 उसमें श्लोक 24 से लिया गया। इसमें क्या है कि गौरव के साथ आकाश को छूना, टचेस द स्काई विथ ग्लोरी, इसका इंग्लिश में मतलब हो गया, ठीक है, टचेस द स्काई विथ ग्लोरी, ठीक। ये आपको ध्यान देना है कि नभम अस्पृशम दीप्तम ये कहाँ से लिया गया, भगवत गीता के जो है अध्याय 11वें के श्लोक 24 से लिया गया, यानी भगवत गीता से इसका स्रोत है, ठीक। सोने बॉयज ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, न्यू है। अब शब्द को देख लेना आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय नौसेना ने क्या किया, MQ-9B गार्जियन ड्रोन को जो है सोने बॉयज से लैस करने की योजना बना दी। सोने बॉयज का एक छोटा सा उपकरण है जो उपयोग क्या करता है, पानी के अंदर जो है ध्वनि लगाने के लिए, ध्वनि का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक। इसमें जो क्या आता है, हाइड्रोफोन्स लगे होते हैं जो पानी के अंदर क्या करेंगे, ध्वनि का पता लगाते हैं, जो पनडुब्बी द्वारा उत्पन्न होती है ध्वनि उसका पता लगाते हैं, ठीक है। इन उपकरणों को क्या है, विमान और जहाजों पर लगाया जाता है ताकि ये रियल टाइम के आधार पर जो है ध्वनि संबंधित डेटा को प्रसारित करते हैं, ताकि दुश्मन की पनडुब्बी से संभावित खतरों का पता लगाने में जो है इसको मदद मिलेगी। आपको ध्यान देना है, ये अभ्यास जो है आपके वनडेज एग्जाम्स में जरूर आते हैं, इसको ध्यान दीजिए। UPSC का CAPF में भी आता है, CAPF के लिए इंपॉर्टेंट है ये, NDA CDS के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, CDS वगैरह के लिए। सिम्बेक्स क्या है कि द्विपक्षीय है, वार्षिक, नौसैनिक, तीनों शब्दों को ध्यान दीजिएगा, वार्षिक है, द्विपक्षीय है, नौसैनिक है। किसके बीच में, भारतीय नौसेना और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर की नौसेना के बीच में ये जो है सैन्य अभ्यास होता है, यानी नौसैनिक अभ्यास होता है। सिम्बेक्स का नाम है, सिंगापुर सिम्बेक्स, ठीक है। तो अब ये आपका सिक्योरिटी वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। हम लोग कल से पढ़ेंगे ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस, यानी पर्यावरण को शुरू करेंगे, पर्यावरण कल से हम लोग खत्म करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मेरा उम्मीद है कि 25 तक हम लोग पूरे अपने करंट अफेयर की मैगजीन को ख़त्म करके अपना हम लोग निपट जाएंगे। इसके बाद हम लोग सीधे सीधे क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चंस, जितने सारे क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। जैसे कि आप सवाल, जब आप, मैंने कल बताया था आपको ना कि जब आप ये पढ़ लिया करिए तो इसमें क्या है, यहाँ पे क्विज दिया रहता है, इस क्विज को लगाया करिए। तो इसका मैंने नोट्स बनाया हुआ है, तो इस नोट्स को मैं वहाँ पे टेलीग्राम पे शेयर भी करूँगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन करके रखे रहिए, और वहाँ पे डेली आपको प्रीलिम्स से समेत कुछ ना कुछ चीज़ें आपको जो है मिलती हैं। टेलीग्राम है हमारा स्टडी फॉर IAS PCS, इसको ज्वाइन करिए, ठीक है।
डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करके रखे रहिए। वहाँ पे जो है प्रॉपर आपको प्रीलिम्स से संबंधित सब चीज़ें मिलती रहती हैं। तो आप लोग उसको ज्वाइन करके वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।